गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड ईयर की स्टार्ट करते हैं क्लास बीएससी पार्ट 2 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो फर्स्ट पेपर है पेपर 1 यूनिट 3 बॉटनी की, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में अब तक हम सस्पेंशन कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। सस्पेंशन कल्चर के टाइप्स हम लोग पढ़ चुके थे। एक होता है बैच कल्चर यानी कि बैच संवर्धन, दूसरा कंटिन्यूस कल्चर यानी सतत संवर्धन। तीसरे प्रकार का सस्पेंशन कल्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं आज, वो है इमोबिलाइज कल्चर। यानी कि निश्चलित कोशिका संवर्धन। थर्ड टाइप का है immobilized cell culture, निश्चलित कोशिका संवर्धन। इमोबिलाइज सेल कल्चर यानी निश्चलित कोशिका संवर्धन, ये क्या होता है हम देख लेते हैं। देखो, अब तक जो हम सेल कल्चर पढ़ रहे थे, जो कोशिका संवर्धन पढ़ रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, कोशिका को या सेल्स को, जो प्लांट से हमने सेल सेपरेट की थी या कुछ पादपों से जो कोशिकाएं हमने विलग की थी, उसको हम सीधे ही पोष माध्यम में, संवर्धन माध्यम के अंदर डाल देते हैं, उसका संरोप करा देते हैं या इनोकुलेट करा देते हैं, और फिर उसके बाद वो सेल्स फ्रीली यानी मुक्त अवस्था के अंदर संवर्धन माध्यम में वृद्धि करती हैं। उनमें विभाजन होता है और कोशिकाएं जो होती हैं वो वृद्धि करती हैं। दोनों तरह के कल्चर में यही हमने पढ़ा है। लेकिन जो इमोबिलाइज सेल कल्चर होता है वो थोड़ा अलग प्रकार का होता है। निश्चलित कोशिका संवर्धन अलग प्रकार का होता है। इसमें क्या है कि कोशिकाओं को किसी ठोस सतह के ऊपर निश्चलित कर दिया जाता है। जो कोशिकाएं हैं उन्हें किसी ठोस सतह के ऊपर निश्चलित कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें इस अवस्था में बदल दिया जाता है कि वो अब गति ना कर पाएँ, और फिर उसके बाद उन कोशिकाओं को संवर्धन कराया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, कोशिकाओं को यानी सेल्स को या सेल के जो एग्रीगेट्स होते हैं, कोशिका पुंजों को, उन्हें एगेरोज या कैल्शियम एल्जिनेट का जेल बना करके उन्हें फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि पहले एक बार अपन समझ लेते हैं, या तो एगेरोज या कैल्शियम एल्जिनेट के जेल में निश्चलित कर देते हैं, एक गोली समान संरचना बना देते हैं। ठीक है ना, निश्चलित कर देते हैं यानी कि एक गोली समान संरचना बना देते हैं या इमोबिलाइज कर देते हैं। इमोबिलाइज यानी निश्चलित का मतलब क्या है कि अब जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका माध्यम, जो संवर्धन माध्यम है, पोष माध्यम है, उसमें फ्रीली मूव नहीं कर सकती, इमोबिलाइज कर दिया जाता है। जैसे कैल्शियम एल्जिनेट है, कैल्शियम एल्जिनेट की जेल के बीच में सेल्स जो होती हैं वो, ये सेल एग्रीगेट जो होते हैं वो निश्चलित हो जाते हैं और चारों तरफ जेल उनके ऊपर आ जाता है और ये एक गोली समान संरचना बन जाती है, जैसे कैप्सूल जैसी संरचना बन जाती है। इस कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होती हैं वो इमोबिलाइज हो जाती हैं, वो अब गति नहीं कर सकती और यहीं पर उन्हें संवर्धन माध्यम में फिर इनको वृद्धि कराई जाती है। ये तरीका कहलाता है निश्चलित कोशिका संवर्धन या इमोबिलाइज सेल कल्चर। अब इसको लिख लेते हैं हम। कोशिकाओं के या इसमें कोशिका पुंजों को, इसमें कोशिका पुंजों को, इसमें कोशिका पुंजों को एगेरोस एगेरोस या कैल्शियम एल्जिनेट
एगरोज या कैल्शियम एल्जीनेट के जेल में आबद्ध करके गोली समान संरचना बना लेते हैं या कैप्सूल समान संरचना समान देखो एगरोज या कैल्शियम एल्जीनेट जो हैं ये दोनों एक प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो कि इनको जब गर्म किया जाता है पानी में मिलाने के बाद और फिर उसके बाद इनको ठंडा किया जाता है तो ये जम जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। तो सेल्स को इन ठोस पदार्थों के बीच में जमा दिया जाता है, ठीक है ना, और एक कैप्सूल जैसी संरचना बन जाती है जिसकी कैप्सूल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, ये बाहरी कवरिंग जो होती है या तो एगरोज की होती है या कैल्शियम एल्जीनेट की होती है, और इसके बीच में बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो एनकैप्सुलेटेड हो जाती हैं, फंस जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की संरचना हम बना लेते हैं। अभी जो सेल्स हैं ये इसी कैप्सूल के अंदर ही रहती हैं, ये बाहर नहीं निकलती, ठीक है ना। लेकिन इन की जो एगरोज की या कैल्शियम एल्जीनेट की जो कैप्सूल होती है, जो गोली होती है, इसमें से होकर पोष माध्यम जो होता है क्रॉस कर सकता है और जो पोषक पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सेल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सेल्स डिवाइड तो कर सकती हैं, सेल्स जो होती हैं ग्रोथ तो करती हैं, वृद्धि तो करती हैं, लेकिन इसी के अंदर रहती हैं, वो बाहर नहीं निकलती, ठीक है ना। तो गोली समान संरचना बना लेते हैं जिसे कॉलम में भर देते हैं। फिर इस संरचना को एक कॉलम के अंदर भर दिया जाता है। इस संरचना को कॉलम में भर देते हैं। इस संरचना को कॉलम में भर देते हैं तथा कॉलम में अविरल रूप से कॉलम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक लंबी ट्यूब होती है। अगर आप लोगों ने ब्यूरेट देखी हो तो केमिस्ट्री की लैब में ब्यूरेट अगर देखी हो तो इस तरह की संरचना होती है कॉलम की। इसमें जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं उनको हम डाल देते हैं और ऊपर से इसमें जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, जो पोष माध्यम है, संवर्धन माध्यम है, उसको लगातार धीरे धीरे फ्लो करने देते हैं। नीचे से पोष माध्यम निकलता रहता है, ऊपर से लगातार पोष माध्यम इसमें आता रहता है, ऊपर से डालते रहते हैं, अविरल रूप से पोष माध्यम बहने देते हैं। इस संरचना को कॉलम में भर देते हैं तथा इस कॉलम में अविरल रूप से इस कॉलम में अविरल रूप से पोष पदार्थ या पोष पदार्थ प्रवाहित करते रहते हैं। पोष पदार्थ प्रवाहित करते रहते हैं। निश्चलन के दौरान
कार्यकी में अनेक परिवर्तन होते हैं। अनेक परिवर्तन होते हैं। निश्चलन के दौरान कार्यकी में अनेक परिवर्तन होते हैं। वह जो जैव रसायन प्राप्त होते हैं, वह जो जैव रसायन प्राप्त होते हैं, वह लाभदायक होते हैं। वह लाभदायक होते हैं। ये लिख लीजिए आप। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे इसको, डेफिनेशन को। यह है अविरल। लिखो, इन दिस मेथड cell and cell groups, cell and cell aggregates or groups, cell groups are encapsulated in a suitable medium that is agarose and calcium alginate. Agarose and calcium alginate. The gel beads
ये जो बीड बनती है इसे हम जेल बीड या जेल कैप्सूल्स भी बोल सकते हैं। जेल बीड्स और कैप्सूल्स, जेल बीड्स और कैप्सूल्स containing cells are packed in a column, are packed in a column, are packed in a column and liquid medium, फुल स्टॉप लगा दीजिए, liquid medium is continuously run through the column. Liquid medium is run continuously through the column to provide nutrients and aeration to cells. Nutrients and aeration to cells, to provide nutrients and aeration to cells. Immobilization of cells change their cellular physiology, change their cellular physiology This offers several advantages for their use in offers several advantages of their use in बायोकेमिकल स्टडीज और बायोकेमिकल प्रोडक्शन। अगर कोई सेल किसी प्रकार के रसायन का उत्पादन कर रही है, रसायन का निर्माण कर रही है, तो इस प्रक्रिया से उन सेल से रसायनों का उत्पादन या निर्माण कराया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मान के चले, हम एग्जांपल ले लें, हमने कोई खास जीन किसी सेल के अंदर इंसर्ट करा दिया और वो जीन कोई स्पेसिफिक टाइप के केमिकल को प्रोड्यूस करने वाला जीन है, तो ऐसी सेल्स जो होंगी वो ग्रोथ तो करेंगी, साथ में साथ उस केमिकल को भी प्रोड्यूस करती रहेंगी, जो कि हमें बाहर मीडियम के थ्रू मिलता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन या इमोबिलाइज कल्चर जो होता है या निश्चलित संवर्धन जो होता है, ये कुछ खास प्रकार के जैव रसायनों के उत्पादन के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन इनका हम किसी अध्ययन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर स्टडीज़, बट दे आर नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर अदर स्टडीज़, but they are not used for other
स्टडीज़। कुछ प्लांट्स, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाते हैं, ठीक है ना, यानी द्वितीयक उपापचयी पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड हो गए, स्टेरॉइड हो गए, जैसे एग्जांपल दें हम टैनिन, कैफीन, डीन, ये कुछ एल्केलॉइड्स हैं जो कि कुछ पादपों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अगर हमें इनका प्रोडक्शन करना है, इनका अगर हमें लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर इनका उत्पादन करना है, या इंडस्ट्री में अगर इनका उत्पादन करना है ज़्यादा मात्रा में, तो उन पादपों की कोशिकाओं को निश्चलित करके संवर्धन कराया जाता है। और वो जो सेल्स होती हैं, जो निश्चलित सेल्स कोशिकाएं होती हैं, जो इमोबिलाइज सेल्स जो होती हैं, वो ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण करती हैं जिसको माध्यम में से अलग कर लिया जाता है। तो वहाँ पर इस प्रकार का जो संवर्धन है वो उपयोग में आता है। इस प्रकार का संवर्धन जो है वो साधारण प्रक्रिया के थ्रू उपयोग में नहीं आता, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इमोबिलाइज सेल कल्चर यानी निश्चलित कोशिका संवर्धन। तीनों प्रकार का कोशिका संवर्धन हम पूरा कर चुके हैं, ये आप लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कोशिका जीवन क्षमता। सेल वाइबिलिटी। ये क्या होता है? देखो, जब कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराया जाता है, ठीक है ना, यानी कि उनको निलंबन अवस्था में जब वृद्धि कराते हैं तो कुछ समय के बाद कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत हो जाती हैं और कुछ कोशिकाएं होती हैं वो जीवित रहती हैं। तो जो मृत कोशिकाएं हो गई, यानी कुछ सेल्स जो होती हैं, जब भी सेल्स को कल्चर किया जाता है लिक्विड मीडियम में, सस्पेंशन कल्चर में, तो आफ्टर सम टाइम सम सेल्स आर डेड एंड सम सेल्स आर लिविंग। जो डेड सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, मृत कोशिकाओं में वृद्धि की क्षमता, कोशिका विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन जो लिविंग सेल्स होती हैं वह कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। जीवित कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं। तो हम कह देते हैं जो लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स, वो क्या कहलाती हैं? वायबल। वो क्या कहलाती हैं? वायबल, यानी कि वो कोशिकाएं जो है वो जीवित हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जीवित कोशिकाएं वो क्या है? उन्हें जीवित मान लिया जाता है, ठीक है। वायबल यानी जीवित मान लिया जाता है। लेकिन जो सेल्स डेड हो गई, जो सेल्स मर गई, खत्म हो गई, उन्हें बोल देते हैं नॉन वायबल। डेड सेल्स उन्हें बोल देते हैं नॉन वायबल, यानी कि अजीवित।
अब कुछ समय के पश्चात कल्चर के अंदर, संवर्धन के अंदर कितनी कोशिकाएं जीवित हैं और कितनी कोशिकाएं जो है वो मर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, इसको पहचानने के लिए सेल वायबिलिटी टेस्ट किए जाते हैं, यानी जीवन क्षमता जो टेस्ट है वो इसमें किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये सेल वायबिलिटी ऐसे ही है, जीवन क्षमता जो टेस्ट हैं ये कौन कौन से होते हैं। ये हटा देता हूं मैं, लिखते हैं अपन अब। एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। पहला आप लिखिए सीरियल नंबर, पहला लिखिए सीरियल नंबर। दूसरा सस्पेंशन कल्चर सेल्स, कॉलम में दूसरे में लिखना है सस्पेंशन कल्चर सेल्स, पहला सीरियल नंबर, दूसरा सस्पेंशन कल्चर सेल्स, तीसरा केमिकल्स, तीसरा केमिकल्स और चौथा अफेक्ट। इसी को हिंदी में भी लिख देते हैं अपन। क्रम संख्या, क्रम संख्या, निलंबन संवर्धन कोशिका, निलंबन संवर्धन कोशिका, रसायन और प्रभाव। चौथा कॉलम में लिखना है रसायन और पांचवें कॉलम में लिखना है प्रभाव। ठीक है, इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए सेल एग्रीगेट्स, यानी कोशिका पुंज, यानी इसमें जो हम सैंपल लेंगे वो क्या लेंगे, कोशिकाओं का पुंज। जब सस्पेंशन कल्चर हो रहा है, निलंबन संवर्धन जब हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद उसमें सेल एग्रीगेट्स मिलने लग जाएंगे हमें। तो कोशिकाओं के पुंज को यानी सेल एग्रीगेट्स को हम लोग ले करके उनका टेस्ट करते हैं, उसमें से कितनी सेल्स लाइव हैं और कितनी सेल्स डेड हो चुकी हैं, कितनी कोशिकाएं जीवित हैं, कितनी कोशिकाएं जो हैं वो मर चुकी हैं। क्या टेस्ट करते हैं, इसमें लिखेंगे हम 0.01% सॉल्यूशन ऑफ FDA, 0.01% सॉल्यूशन ऑफ FDA। ये एक फ्लोरोसेंट डाई होती है, फ्लोरोसेंट डाई एसीटेट, डाई होती है फ्लोरोसेंट डाई एसीटेट, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट डाई एसीटेट। विलियन, FDA का 0.01% विलियन लेंगे फ्लोरोसेंट डाई एसीटेट का। जैसे मृत कोशिकाएं होंगी वो लाल हो जाएंगी और जीवित कोशिकाएं हरे रंग में दिखाई देने लग जाएंगी। जो फ्लोरोसेंट डाई होती है, होता क्या है कि जो लिविंग सेल्स होती हैं, जो लाइव सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो FDA को क्लीव कर देती हैं। इसको जो फ्लोरोसेंट डाई एसीटेट है इसको क्लीव कर देती हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देती हैं और फ्लोरोसेन यानी एक तरह की चमक या प्रदीप्ति उत्पादित करती हैं। ठीक है ना। जब अल्ट्रावायलेट लाइट में ऐसी कोशिकाओं को रखा जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट में इस कंडीशन के बाद कोशिकाओं को रखा जाता है, तो जो लाइव सेल्स होंगी, जीवित कोशिकाएं होंगी, वो फ्लोरोसेंट डाई को तोड़ देंगी और तोड़ने के बाद हरे रंग का प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट में हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम इसका प्रभाव क्या होगा, मृत कोशिकाएं लाल, जो डेड सेल्स होंगी वो दिखाई देंगी रेड, यानी कि मृत कोशिकाएं
लाल रंग की दिखाई देती हैं, मृत कोशिकाएं जो होती हैं वो लाल रंग की दिखाई देती हैं, जबकि ठीक इसके उलट जो जीवित कोशिकाएं होती है वो हरे रंग में दिखाई देती हैं। जीवित कोशिकाएं हरा रंग में दिखाई देती हैं। लाइव सेल्स वो दिखाई देंगी ग्रीन कलर। अब इसको समझते हैं अपन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल एग्रीगेट ले लेंगे। जी हमारा सस्पेंशन कल्चर तैयार हो रहा है, उसमें से हम सेल एग्रीगेट्स कोशिकाओं के पुंज को ले लेंगे और उसे इस डाई से ट्रीट करेंगे। फ्लोरोसेंट डाई एसीटेट जो है डाई, इससे ट्रीट करेंगे। जो लाइव सेल्स होंगी, जीवित कोशिकाएं, वो FDA को क्लीव कर देती हैं, यानी कि FDA को तोड़ देती हैं, ठीक है ना। और टूटने के बाद जो FDA होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। अब होता क्या है, उसके बाद हम उन सभी सेल्स को अल्ट्रावायलेट लाइट में रखेंगे, UV लाइट के अंदर रखेंगे। तो UV लाइट में रखने के बाद जो जीवित कोशिकाएं हैं वो तो हरे रंग में दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है ना। यानी लाइव सेल्स ग्रीन कलर की दिखाई देंगी, लेकिन जो मृत कोशिकाएं हैं वो रेड कलर में, यानी मरी हुई कोशिकाएं जो हैं वो हमें लाल रंग की दिखाई देंगी। तो ये पहला टेस्ट होता है जो कि ये पता लगा देता है कि कितनी सेल्स जो है आपकी मृत हो चुकी हैं और कितनी सेल्स जीवित हैं। सेल वाइबिलिटी यानी कोशिकाओं की जीवन क्षमता इससे पता चल जाती है। ये तो है हमारा पहला टेस्ट, इसको लिख लीजिए आप। फिर सेकंड टाइप का टेस्ट लिखते हैं अपन। सेकंड टेस्ट क्या होता है, उसमें भी कोशिका पुंज यानी सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट लेंगे हम, कोशिकाओं का पुंज लेंगे, ठीक है। उसे हम ट्रीट करेंगे 234 TTC के 1 से 2% घोल में। 234 TTC के 1 to 2% विलियन में इनको हम रखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ 1 to 2% T या 234 TTC का मतलब होता है ट्राइफिनाइल टेट्राजोडियम क्लोराइड। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। जीवित कोशिकाएं जो होंगी इसमें वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। इसमें जो लाइव सेल्स होंगी वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। जीवित कोशिकाएं लाल रंग की दिखाई देती हैं। ये दूसरा टेस्ट है। तीसरा टेस्ट है, ये ऐसे ही रहेगा।
जो कोशिका पुंज है, जो सेल एग्रीगेट है, उसे 0.025% इवांस ब्लू डाई से अभिरंजित करेंगे। इवांस ब्लू डाई, वही होगा, हिंदी में भी वही लिखेंगे, इवांस ब्लू डाई। मृत कोशिकाएं इसमें नीले रंग की दिखाई देने लग जाएंगी, जबकि जीवित कोशिकाओं का कोई रंग नहीं होता। नीला रंग, जो डेड सेल्स होंगी वो ब्लू कलर की दिखाई देने लग जाती हैं। ये हमारा हो गया सेल वायबिलिटी ऐसे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हमारी क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू। इससे आगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।